नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फिक्स्ड गेम पार्ट 6। थकान इतनी हो गई थी उन्हें कि सुबह देर तक वो सोते रहे थे। 10 बजे के लगभग देवराज चौहान की आंखें खुली। रजिया उस समय भी सो रही थी। देवराज चौहान ने रजिया को जगाया। फिर नहा धोकर उन्होंने हल्का सा नाश्ता किया ताकि 1-2 बजे तक खाना भी खा ले। उसके बाद उन्हें फतेहपुर सीकरी के लिए प्रस्थान करना था। नाश्ता उन्होंने कमरे में ही किया था। फिर दोपहर का खाना भी कमरे में ही खाया। अब उनके सामने एक बड़ा अभियान था, इसलिए जरूरी था कि वो ज्यादा से ज्यादा आराम कर ले। खाने के बाद रजिया ने कहा, बस अब चलने के लिए तैयार हो जाओ। तैयारी क्या करनी है, कपड़े ही बदलने हैं, देवराज चौहान ने कहा। तो बदलो, कहकर रजिया खुद भी उठ गई। जब वो कमरे से निकलने लगे तो रजिया ने तिपाई पर रखे एक ब्रीफकेस की तरफ इशारा करते हुए देवराज चौहान से कहा, वो तुम उठा लो। वो अपने हाथों में कैमरा संभाले हुए थी। इसमें क्या है? देवराज चौहान ने ब्रीफकेस की तरफ देखा। उठा लो, रास्ते में हम बातें कर सकते हैं। देवराज चौहान ने कुछ कहे बगैर ब्रीफकेस उठा लिया। वो काफी भारी लग रहा था। देवराज चौहान ने सोचा कि शायद इसमें राइफल होगी, जिसे खोलकर इस ब्रीफकेस में रखा गया होगा। आज के वैज्ञानिक युग में ऐसी राइफलें तैयार हो रही हैं, जिन्हें खोलकर कई हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ तक कि वो ब्रीफकेस में भी समा जाती हैं। जरूरत पड़ने पर उन टुकड़ों को आनन फानन में जोड़कर फिर पूरी राइफल बनाई जा सकती है। फिर फतेहपुर सीकरी की तरफ जाते हुए रजिया ने देवराज चौहान के विचार की पुष्टि कर दी। रजिया ने कहा, हाँ, ब्रीफकेस में वही राइफल है जिससे तुम हॉलीवुड के सुपरस्टार और अमेरिका के मेयर आर्नोल्ड पर गोली चलाओगे। इस वक्त वो कई भागों में है। छुपने की जगह पर जाकर मैं उन सारे हिस्सों को जोड़कर राइफल तुम्हें दे दूंगी। देवराज चौहान सिर हिलाकर रह गया। इस वक्त देवराज चौहान ही कार ड्राइव कर रहा था। रजिया उसके साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी। ब्रीफकेस और कैमरा पिछली सीट पर रखे हुए थे। पिछली सीट पर 2-4 लंच बॉक्स और कॉफी तथा ठंडे पानी के थर्मस भी रखे गए थे। यह सारा इंतजाम देवराज चौहान के लिए किया गया था, क्योंकि देवराज चौहान को न सिर्फ आज की रात बल्कि कल भी उसी जगह पर रहना था, जब तक कि आर्नोल्ड अपने साथियों के साथ वहां न पहुंच जाए। रास्ते में एक सुनसान इलाके से गुजरते हुए रजिया ने कहा, तुम यहाँ निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे वैनिटी बैग में एक साइलेंसर भी है और रिवॉल्वर भी। छोड़ो, रहने दो। मैं तो राइफल की प्रैक्टिस करना चाहता था। क्या तुम्हें संदेह है कि तुम्हारा निशाना चूक सकता है? इसके विपरीत मुझे विश्वास है कि मेरा निशाना नहीं चूकेगा, देवराज चौहान ने कहा। मुझे अपने इस विश्वास पर आश्चर्य भी है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी राइफल चलाई हो। फिर भी न जाने क्यों मुझे विश्वास है कि मैं राइफल चला सकता हूँ, और मेरा निशाना भी बहुत सच्चा है। स्पष्ट है कि महान मोहिनी देवी तुम्हारी इस योग्यता को जानती होंगी, वरना वो इतना महत्वपूर्ण मिशन तुम्हें न सौंपती। देवराज चौहान सहमति में हल्के से सिर हिलाकर खामोशी से कार चलाता रहा। अभी तक देवराज चौहान के सामने कोई ऐसी बाधा नहीं आई थी जिससे देवराज चौहान समझ लेता कि मोहिनी को उसकी तथा प्रिंसेस तानिया की मुलाकात और मुलाकात में होने वाली बातों के बारे में मालूम हो गया है। फिर भी देवराज चौहान को पक्का यकीन नहीं था कि मोहिनी वाकई इस बात से अनजान होगी। अब तक जो घटनाएं घटी थी, उससे देवराज चौहान यह सोचने पर मजबूर था कि मोहिनी कोई रहस्यमयी या चमत्कारी शक्ति हो या न हो, लेकिन प्रिंसेस तानिया से ज्यादा शक्तिशाली तो थी ही। वह कभी कभी प्रिंसेस तानिया से गच्चा खा जाती है, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि वो प्रिंसेस तानिया से कमजोर है। देवराज चौहान ने प्रिंसेस तानिया का साथ देने की हामी सिर्फ इसलिए भरी थी क्योंकि देवराज चौहान आर्नोल्ड की हत्या में लिप्त नहीं होना चाहता था। फतेहपुर सीकरी पहुंचने तक देवराज चौहान ही कार ड्राइव करता रहा था। उस बीच उसकी रजिया से कोई खास बातचीत नहीं हुई थी। फतेहपुर सीकरी पहुंचकर देवराज चौहान ने कार में ही एक एक सैंडविच खा लिया। कॉफी पी कार से उतरे, कार लॉक की और कार से उतरकर इस तरह चल पड़े जैसे वास्तव में
वो सैर सपाटे के लिए ही वहां आए हों। रजिया कैमरा लिए हुई थी। वो जगह जगह किसी खास पॉइंट पर रुककर कभी देवराज चौहान की तस्वीर खींचती थी, तो कभी अपनी तस्वीर देवराज चौहान को कैमरा देकर खिंचवाती थी। वो इस तरह बेबाकी से देवराज चौहान का हाथ थामे घूम रही थी, जैसे वो सचमुच के पति पत्नी ही हों। रजिया निसंदेह एक अच्छी एक्ट्रेस थी, जबकि देवराज चौहान खुद महसूस कर रहा था कि इस रोल को निभाने में वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहा। वो दोनों देर तक वहां की सैर करते रहे, बल्कि असल में यह सिर्फ टाइम पास ही था। जब सांझ का धुंधलका फैलने लगा, तो देवराज चौहान और रजिया उस इमारत पर चढ़ गए जहां देवराज चौहान को छुप कर बैठना था। उस जगह आने से पहले दोनों एक बार अपनी कार तक भी गए थे और वो ब्रीफकेस निकाल लाए थे, जिसमें राइफल के टुकड़े रखे हुए थे। फतेहपुर सीकरी देखने आने वाले टूरिस्टों की संख्या अब नाम मात्र ही रह गई थी और इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर इस समय कोई भी नहीं था, जहां इस वक्त देवराज चौहान और रजिया खड़े हुए थे। इमारत की छत पर एक कोने में लाल ईंटों का एक ढेर सा लगा हुआ था। इस किस्म के ढेर फतेहपुर सीकरी में कई जगह देखे जा सकते हैं, क्योंकि इन प्राचीन इमारतों की टूट फूट को ठीक करने का काम यहाँ अक्सर चलता ही रहता है। तुम जरा देखते रहना कि कोई ऊपर तो नहीं आ रहा, रजिया ने कहा। देवराज चौहान दीवार से नीचे देखने लगा। वो दीवार देवराज चौहान की छाती तक ऊंची थी। रजिया ने छत पर बैठकर ब्रीफकेस खोला और उसमें से राइफल के विभिन्न हिस्से मिला मिलाकर उन्हें आपस में जोड़ने लगी। जब सारी फिटिंग होकर राइफल पूरी तरह तैयार हो गई, तो रजिया ने कहा, लो, सबसे पहले तो यह राइफल इन ईंटों के ढेर के पीछे छुपा दो। मैंने इसे लोड भी कर दिया है। देवराज चौहान ने देखा कि राइफल में न सिर्फ टेलीस्कोप लगा हुआ था, बल्कि उसमें साइलेंसर भी फिट था। देवराज चौहान ने राइफल ईंटों के ढेर के पीछे छुपा दी। खाने पीने का सामान रजिया ने पहले ही वहां छिपा दिया था। अब मैं चलती हूँ, रजिया ने कहा। रात होने में अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। लो, यह चाबी भी रख लो। कहते हुए रजिया ने कार की चाबी देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दी, जो देवराज चौहान ने कार लॉक करने के बाद उसे दे दी थी। कार की चाबी का मैं क्या करूं? देवराज चौहान ने आश्चर्य से पूछा। कल तुम वापस आगरा कैसे जाओगे? तुम्हें कार की जरूरत पड़ेगी ही ना? और तुम अभी कैसे वापस जाओगी? हमारी एक कार पहले ही बाहर खड़ी है। वो कार इसीलिए वहां खड़ी है ताकि मुझे वापस आगरा ले जा सके। ओह, देवराज चौहान के मुंह से इतना ही निकल सका। तो मैं चली। विश यू गुड लक। थैंक यू। कहते हुए देवराज चौहान का लहजा तो सामान्य था, मगर उसके दिल में कड़वाहट ही कड़वाहट भरी हुई थी। रजिया पथरीली सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। शायद वो उन लोगों में से बाहर निकलने वाली आखिरी पर्यटक थी जो फतेहपुर सीकरी घूमने आए थे। और फिर रात हो गई। एक मानसिक परीक्षा वाली रात। देवराज चौहान को वो पूरी रात लाल ईंटों के ढेर के पीछे पड़े पड़े काट देनी थी। बेशक वहां खाने पीने का सामान उपलब्ध था, लेकिन ऐसी जगहों पर अकेले रात गुजारना बड़ा दिल गुर्दे का काम था। इसलिए यह देवराज चौहान के धैर्य की परीक्षा की रात थी और देवराज चौहान को इसकी पूरी संभावना नजर आ रही थी कि उसे सारी रात नींद नहीं आएगी। अंधेरा और वीरानी बढ़ती जा रही थी। दूर कहीं कभी कभी कोई उल्लू बोल उठता था, तो उस नीरवता पर जैसे चोट सी पड़ती थी और उस चोट का एहसास देवराज चौहान को अपने दिमाग पर होता था। उस भयानक माहौल में देवराज चौहान की खाने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। लेकिन आधी रात के बाद जब भूख बहुत बढ़ गई, तो देवराज चौहान ने लंच बॉक्स निकालकर डिनर किया। इस समय सब कुछ ठंडा हो चुका था। खाने के बाद देवराज चौहान ने कॉफी भी पी और सिगरेट भी। उसके बाद कपड़े खराब होने की चिंता किए बगैर फर्श पर लेट गया। बैठे बैठे देवराज चौहान उकता गया था। रात इतनी बीत चुकी थी कि अब आकाश पर तारे भी ऊँघते हुए से लग रहे थे। प्रिंसेस तानिया अभी तक नहीं पहुंची थी देवराज चौहान के पास, और न ही उसका कोई आदमी ही वहां आया था। देवराज चौहान यह सोचने पर मजबूर हो गया कि मोहिनी के सामने
प्रिंसेस तानिया की चल नहीं सकी होगी। मोहिनी ने ऐसा कोई प्रबंध कर दिया होगा कि प्रिंसेस तानिया या उसका कोई आदमी मुझ तक न पहुंच पाए। तो फिर अब देवराज चौहान होठों में ही बड़बड़ाया। अब अब देवराज चौहान के ख्याल में इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि देवराज चौहान आर्नोल्ड पर गोली चलाता, और यह भी जरूरी था कि गोली निशाने पर ही लगे। अगर गोली निशाने पर नहीं लगती तो मोहिनी को यकीन हो जाता कि देवराज चौहान ने जानबूझकर गोली सही निशाने पर नहीं दागी थी। परिस्थितियां देवराज चौहान को ऐसे मोड़ पर ले आई थी जिस मोड़ से देवराज चौहान बचकर निकलना चाहता था। सुपरस्टार आर्नोल्ड की हत्या। देवराज चौहान ने सोचा, यह कोई मामूली बात नहीं होगी। दुनिया भर में हंगामा हो जाएगा, और फिर मैं। देवराज चौहान अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि उसके बाद उसका क्या हर्ष होगा। यह भी हो सकता था कि मोहिनी की कथित चमत्कारी शक्ति देवराज चौहान को बचा लेती, और यह भी संभव था कि देवराज चौहान कमांडोज की गोलियों से मारा जाता, या उसे रंगे हाथ राइफल सहित गिरफ्तार कर लिया जाता, और फिर फांसी। बचाव का जो रास्ता देवराज चौहान को प्रिंसेस तानिया के कारण नजर आया था, उस रास्ते का नजर आना भी बंद होता जा रहा था। अब सुबह के 4 बजने वाले थे, और देवराज चौहान को प्रिंसेस तानिया या उसके किसी आदमी के आने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही थी। आकाश पर ऊँघते ऊँघते तारों को देखते हुए न जाने कब देवराज चौहान भी ऊँघ गया। फिर देवराज चौहान तब हड़बड़ाकर उठा था जब उसको शोर की आवाज सुनाई दी थी। जागने पर देवराज चौहान को शोर की वजह भी समझ आ गई। वो ट्रकों और जीपों के इंजनों की आवाजें थी जो शोर मचा रही थी। उस समय आकाश के पूर्वी हिस्से में हल्की सी सफेदी झलकने लगी थी। प्रभात होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया था। देवराज चौहान ने दीवार में लगी जाली में से झांक कर देखा तो उसे वो जीपें और ट्रक नजर भी आ गए जिनके शोर से उसकी नींद खुली थी। वो ट्रक और जीपें फतेहपुर सीकरी की सारी इमारतों के पास रुक रहे थे, और उनमें से ऑटोमेटिक राइफलों से लैस कमांडोज की खेप के बाद खेप उतर रही थी। देवराज चौहान ने कोशिश की कि अपने उनींदे दिमाग को तुरंत सतर्क कर ले। अभी कोई जीप या ट्रक उस इमारत के पास आकर नहीं रुका था जहां देवराज चौहान छुपा हुआ था, लेकिन जल्दी या कुछ देर से किसी न किसी को तो वहां भी आना ही था। देवराज चौहान ने जल्दी से पानी का थर्मस खोलकर कुल्ला किया, और फिर थर्मस बंद करके कॉफी वाला थर्मस खोलकर थर्मस के ढक्कन में ही कॉफी उड़ेली, और जल्दी जल्दी कॉफी के घूंट भरने लगा। कॉफी भी अब ज्यादा गर्म नहीं रही थी। आखिर देवराज चौहान ने पत्थर की सीढ़ियों पर भारी जूतों की धमक सुनी। उस धमक से देवराज चौहान ने अनुमान लगा लिया कि वो 2 आदमी थे। फिर एक आदमी निचली मंजिल पर रुक गया था, दूसरा आदमी ऊपर चढ़ता चला आया। देवराज चौहान ईंटों के ढेर के पीछे अच्छी तरह सिकुड़ गया था। राइफल को देवराज चौहान ने बड़ी मजबूती से दोनों हाथों में थाम रखा था। देवराज चौहान ने सोच लिया था कि अगर वो कमांडो ईंटों के ढेर के पीछे आया तो जरूर उसे देख लेगा, और उस वक्त देवराज चौहान के बचाव की यही एक राह होगी कि वो राइफल पूरी ताकत से उस कमांडो के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता। परंतु कमांडो के जूतों की धमक ईंटों के ढेर की तरफ नहीं आई। देवराज चौहान ने जरा सा सिर उठाकर देखा। वो लंबा चौड़ा कमांडो उससे विपरीत दिशा में उस तरफ जा रहा था जिधर के रास्ते आर्नोल्ड को निकलना था। गार्ड उस जगह दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान की तरफ उसकी पीठ थी। देवराज चौहान ने धड़कते दिल के साथ सोचा, क्या मैं तुरंत एक्शन ले लूं? इसको मैंने बेहोश तो करना ही है, और इसकी जगह भी लेनी है। अब मुझे सिर्फ फैसला करना है कि मैं फौरन यह काम कर डालूं या थोड़ा सा इंतजार कर लूं। आर्नोल्ड को इतनी सुबह तो यहाँ नहीं लाया जा सकता। सुरक्षा प्रबंध तो इतनी सुबह इसलिए किए जा रहे हैं ताकि लोगों की भीड़ भाड़ में कमांडो तैनात करने में दिक्कत या जल्दबाजी से काम न लेना पड़े। दूसरे गार्ड के जूतों की धमक देवराज चौहान ने निचली मंजिल पर रुकती महसूस कर ली थी। उसे ठीक
नीचे इसलिए तैनात किया गया था कि वो किसी को ऊपरी मंजिल पर न आने दे। किंतु अचानक देवराज चौहान के दिमाग में एक ऐसी बात आई कि उसे तुरंत एक्शन में आने का फैसला करना पड़ गया। अभी सुबह नहीं हुई थी, थोड़ा धुंधलका सा था। धुंधलके से देवराज चौहान को बहुत मदद मिल सकती थी। उजाला फैलने के बाद तो दूसरी इमारतों की छतों पर खड़े कमांडो भी उसकी हरकतों को देख सकते थे। देवराज चौहान ने एक्शन में आने का फैसला किया ही था कि कमांडो के कदमों की आहट उसे फिर सुनाई दी। देवराज चौहान ने झांक कर देखा। कमांडो छत का चक्कर लगा रहा था। शायद उसका ख्याल होगा कि अच्छी तरह आसपास का निरीक्षण कर ले। देवराज चौहान का दिल धड़क उठा। अब यह आशंका थी कि वो अगर इस तरफ आता तो जरूर देवराज चौहान को देख लेता। देवराज चौहान खतरे का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। जूतों की वो आहटें अब छत के उस हिस्से में पहुंच गई जो देवराज चौहान की दाईं तरफ था। फिर वो आहटें देवराज चौहान की तरफ आने लगी। राइफल पर देवराज चौहान की पकड़ कुछ और मजबूत हो गई और फिर वही हुआ जिसकी देवराज चौहान को आशंका थी। कमांडो जब ईंटों के ढेर के पास से निकलने लगा तो उसकी नजर देवराज चौहान पर पड़ ही गई। कमांडो पूरी तरह चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी राइफल सीधी कर पाता, देवराज चौहान के हाथ एक्शन में आ गए थे। देवराज चौहान ने राइफल को दोनों हाथों से लठ की तरह घुमा दिया था। देवराज चौहान का वो एक्शन इतना तेज था कि अपनी इस तेजी पर खुद देवराज चौहान को भी आश्चर्य हुआ था। कमांडो की खोपड़ी पर पड़ने वाली चोट इतनी जबरदस्त थी कि उसके होश पल भर में ही उड़ गए थे। कमांडो के मुंह से करहा तक नहीं निकल सकी थी। कमांडो त्योरा कर गिरने लगा, लेकिन देवराज चौहान ने तुरंत अपनी राइफल छोड़कर उसे संभाला ताकि वो धमाके के साथ छत पर न गिर पड़े। देवराज चौहान ने उस कमांडो की राइफल भी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर नहीं गिरने दी थी। उसे लिटाने के बाद देवराज चौहान जल्दी जल्दी उसकी वर्दी उतारने लगा। देवराज चौहान के लिए जरूरी था कि वो तुरंत उस कमांडो की वर्दी पहन ले, वरना अगल बगल की इमारतों पर खड़े कमांडो देख लेते कि इस इमारत की छत पर कोई कमांडो नहीं बल्कि सादे कपड़े पहने कोई आम आदमी खड़ा है। उस कमांडो का कद काठ देवराज चौहान से भी ज्यादा था, इसलिए देवराज चौहान ने उसकी वर्दी पहनने के लिए अपने कपड़े उतारने जरूरी नहीं समझे। उसने अपने कपड़ों के ऊपर ही उसकी वर्दी पहन ली। उसके बाद जल्दी से खड़ा होकर उस जगह पहुंच गया जहां खड़ा होकर कमांडो ने ड्यूटी देनी थी। आसपास की इमारतों पर कमांडोज खड़े थे। जो इमारत देवराज चौहान के करीब थी उसकी तरफ देवराज चौहान ने अपना चेहरा नहीं किया था। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि वहां खड़ा कमांडो उसका अनजान चेहरा देखकर चौंक जाए। बाकी इमारतें इतनी दूर थी कि उनके ऊपर खड़े कमांडोज देवराज चौहान के नए नक्श और रंगत नहीं देख सकते थे। इसका यकीन देवराज चौहान को भी था, क्योंकि वो खुद उन कमांडोज के चेहरे नहीं देख पा रहा था। हालांकि अब सुबह हो चुकी थी। सूरज की प्रथम किरणों ने हर चीज में एक ताजगी भरी सी चमक भर दी थी। फतेहपुर सीकरी के आसपास की ऊंची नीची जमीनें भी अब साफ नजर आ रही थी और अब देवराज चौहान उस सड़क को भी देख सकता था जो आगरा से फतेहपुर सीकरी तक आती थी। इक्का दुक्का गाड़ियां उस सड़क पर आगरा की तरफ से आती दिखाई दे रही थी। इमारतों की छतों पर तैनात कमांडो कभी कभी टहलने भी लगते थे, तो देवराज चौहान के लिए भी यह जरूरी नहीं था कि वो एक ही जगह जमा रहे। देवराज चौहान टहलता हुआ बेहोश कमांडो के पास गया। वो निश्चल पड़ा हुआ था। देवराज चौहान उठा और उसने उस कमांडो को हिला डुलाकर देखा। देवराज चौहान यह अंदाजा लगाना चाहता था कि उस कमांडो को कब तक होश आ सकता है। फिर वो होश में आ गया। देवराज चौहान ने उसके सिर पर दोबारा हल्का सा वार करके उसे फिर बेहोश कर दिया। फिर चक्कर लगाने लगा। वो कमांडो जब भी होश में आने लगता था, देवराज चौहान उसका सिर थपथपाकर उसे फिर बेहोश कर देता था। लेकिन फिर इसकी भी जरूरत नहीं रही। देवराज चौहान ने उसकी नब्ज टटोली। नब्ज गायब थी। दिल की जगह पर हाथ रखा तो दिल की धड़कनें भी कहीं नहीं थी।
वो मर चुका था। शायद पहली जोरदार चोट ने ही कमांडो के दिमाग को भारी नुकसान पहुंचाया था। देवराज चौहान ने देखा कि उसकी नाक और होठों के किनारे से खून रिस रहा था। अचानक ही देवराज चौहान के शरीर में सनसनी फैलती चली गई। वो आर्नोल्ड पर गोली चलाने से पहले ही एक हत्या कर चुका था। जिंदगी उसे उसी मोड़ पर ले आई थी जिससे वो बचना चाहता था। देवराज चौहान ने सोचा, अब अगर मुझे आर्नोल्ड पर गोली न भी चलानी पड़ती तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं हत्यारा तो कहलाऊंगा ही। देवराज चौहान सनसनाते हुए शरीर के साथ वापस उसी जगह पहुंच गया जहां उसे खड़ी रहना था। पब्लिक की गाड़ियां अब फतेहपुर सीकरी में जमा होनी शुरू हो गई थी। देवराज चौहान का अनुमान था कि आगरा के अलावा दूसरे शहरों के लोग भी उनमें शामिल होंगे जो आर्नोल्ड को लाइव देखने वहां जमा हो रहे थे। 10 बजते बजते वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। भीड़ के साथ साथ शोर की आवाजें भी अब चारों तरफ फैल रही थी। फिर वो समय भी आ गया जब देवराज चौहान ने आगरा से आने वाली सड़क पर आर्नोल्ड का काफिला आते देखा। उस जुलूस की कारें और मोटरसाइकिलें काफी तेज गति से फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़ रही थी। देवराज चौहान के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अब वो समय अति निकट आ चुका था जब उस हॉलीवुड के सुपरस्टार आर्नोल्ड पर गोली चलानी थी। देवराज चौहान के हाथों में मृत कमांडो की राइफल थी, लेकिन गोली चलाने के लिए देवराज चौहान को वो राइफल इस्तेमाल करनी थी जो उसे रजिया ने दी थी और जो उसके पैरों के करीब पड़ी हुई थी। देवराज चौहान ने सुबह से लेकर अब तक अपने बारे में खूब सोच विचार किया था। उसे यह तो सोचना ही था कि गोली चलाने के बाद उसे कैसे बचकर निकलना है। सीढ़ियों पर एक कमांडो तैनात था। फरार होने के लिए देवराज चौहान को उसे भी ठिकाने लगाना पड़ सकता था, वरना दूसरा रास्ता यह था कि देवराज चौहान छत की दीवार से नीचे कूद जाता। पीछे की दीवार के नीचे कोई कमांडो तैनात नहीं था, लेकिन इतनी ऊंचाई से कूदना कोई हंसी मजाक का काम नहीं था। संभव था कि देवराज चौहान अपनी टांगे ही तुड़वा बैठता, लेकिन तीसरा कोई रास्ता नहीं था। दो ही रास्ते थे, निचली मंजिल के कमांडो को खत्म किया जाए या दूसरी मंजिल से नीचे कूदा जाए। आगे कुआं था और पीछे खाई। फतेहपुर सीकरी पहुंचते पहुंचते आर्नोल्ड के जुलूस की रफ्तार बहुत कम हो गई थी। फिर वो गाड़ियां बहुत ही धीमी रफ्तार से किले के फाटक में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन देवराज चौहान के दिल की धड़कनें कुछ और तेज हो गई थी। अब वो घड़ी आ पहुंची थी जब देवराज चौहान को कमांडो की ऑटोमेटिक राइफल रखकर रजिया द्वारा उपलब्ध करवाई गई राइफल संभालनी थी। लेकिन वो क्षण आने से पहले ही देवराज चौहान के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। राजदेव, मोहिनी की रहस्य में सरसराती हुई आवाज देवराज चौहान के कानों में गूंजी थी। कुछ विशेष कारणों से मैंने अपना प्लान बदल दिया है। अब तुम्हें आर्नोल्ड पर गोली चलाने की जरूरत नहीं है। बस अब चुपचाप इस इमारत से निकल जाओ। अगला आदेश बाद में दिया जाएगा। देवराज चौहान को यूं लगा जैसे उसके चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैलता जा रहा हो। उसे लोगों के शोरगुल की आवाजें बहुत दूर जाती महसूस हो रही थी। देवराज चौहान के कानों में ऐसी साएं साएं होने लगी थी जैसे उसके दिमाग में आंधी सी चल रही हो। स्थिति का यूं अचानक पलट जाना देवराज चौहान के लिए एक जबरदस्त बिजली के झटके के बराबर था। कहाँ तो मोहिनी ने इस काम के लिए देवराज चौहान को राजी करने के लिए इतने पापड़ बेले थे, और कहाँ अब अचानक अपनी योजना ही बदल दी थी। आखिर क्यों क्यों देवराज चौहान के दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे थे। 1-1.5 मिनट तक देवराज चौहान यूं ही गुमसुम सा खड़ा रहा था। फिर वो बहुत जल्दी संभल गया था। स्थिति का इस तरह पलटा खा जाना देवराज चौहान के हित में ही रहा था, क्योंकि अब उसे आर्नोल्ड पर गोली नहीं चलानी पड़नी थी। अगर देवराज चौहान को गोली चलाते हुए देख लिया जाता तो यहाँ से बच निकलना आसान काम नहीं था। देवराज चौहान ने तेजी से सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर जल्दी से ही फैसला किया और मुड़कर ऊपर आने वाली पत्थर की सीढ़ियों के पास जा पहुंचा।
देवराज चौहान ने देखा कि निचली मंजिल पर खड़े कमांडो की पीठ उसकी तरफ थी। ओए सुन! देवराज चौहान ने उसे पुकारा। उस कमांडो ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, देवराज चौहान मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगा। वो नहीं चाहता था कि कमांडो उसकी शक्ल देख ले। क्या है? कमांडो ने झल्लाकर पूछा था। देवराज चौहान ने उंगली से पीछे की तरफ इशारा करते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा, जल्दी यहाँ आओ यार। पत्थर की सीढ़ियों पर जूतों की धम धम गूंजी और देवराज चौहान ने जल्दी से एक तरफ हटकर एक बार फिर राइफल मजबूती से लाठी की तरह थाम ली। देवराज चौहान ने उसके सिर पर भी जोर आजमाइश का फैसला कर लिया था, लेकिन साथ ही यह भी सोच लिया था कि पहले कमांडो की तरह उसके सिर पर ज्यादा जोर से राइफल नहीं मारेगा। देवराज चौहान एक और हत्या अपने नाम नहीं लिखवाना चाहता था। फिर जैसे ही वो कमांडो छत पर आया, देवराज चौहान ने तेजी से राइफल घुमा दी। कमांडो के मुंह से एक कराह निकली और वो लहराकर गिर गया। राइफल भी उसके हाथ से छूटकर नीचे फर्श पर जा पड़ी थी। देवराज चौहान जल्दी से नीचे बैठ गया और कमांडो की काली वर्दी अपने जिस्म से उतारने लगा। बैठी हुई पोजीशन में उसे आसपास की इमारतों से कोई नहीं देख सकता था। वर्दी उतारकर देवराज चौहान फुर्ती से सीढ़ियां उतरने लगा। उस समय नीचे शोरगुल बहुत बड़ा हुआ था। देवराज चौहान ने अनुमान लगाया कि आर्नोल्ड की कार अब निकट से निकल रही थी। यह देवराज चौहान के हक में अच्छा था। उस इमारत की निचली मंजिल वाले सारे लोगों का ध्यान बाहर की तरफ था। किसी ने भी देवराज चौहान को सीढ़ियां उतरते हुए नहीं देखा था। देवराज चौहान उस मंजिल की सीढ़ियां भी उतरता चला गया। रजिया ने देवराज चौहान को जो राइफल दी थी, वो उसे ऊपर ही छोड़ आया था। अगर राइफल देवराज चौहान के हाथ में होती, तब तो वहां से निकल भी नहीं सकता था। देवराज चौहान सरकारी लोगों और आर्नोल्ड के प्रशंसकों की भीड़ को चीरता हुआ तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। देवराज चौहान जल्दी से उस जगह पहुंच जाना चाहता था जहां पिछले दिन उसने और रजिया ने कार खड़ी की थी। कार की चाबी रजिया देवराज चौहान को दे ही गई थी ताकि देवराज यहाँ से निकलकर उस कार से वापस आगरा जा सके। लेकिन देवराज चौहान भीड़ से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देवराज चौहान चौंक कर पलटा और उसने हाथ पकड़ने वाले की तरफ देखा। वो प्रिंसेस तानिया थी। देवराज चौहान ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। प्रिंसेस तानिया? देवराज चौहान ने ठंडे और सख्त लहजे में कहा, अच्छा होगा कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मुझ जैसे वक्त के मारे का सहारा तुम जैसी कमजोर हस्ती नहीं बन सकती। कमजोर सी तुम्हारा क्या मतलब? मुझे क्या अंडरटेकर से मुकाबला करना है? वो कमजोरी नहीं। देवराज चौहान अब भी गंभीर था। तो फिर कहां से कमजोर हूं मैं? प्रिंसेस तानिया भी गंभीर हो गई। दिमाग से? इससे ज्यादा कमजोरी क्या होगी कि मोहिनी ने तुम्हें मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। देवराज चौहान ने अब व्यंग से कहा। ओह, वो मुस्कुराई। इसलिए मुझे कमजोर समझ रहे हो? क्या यह कमजोरी नहीं है? देवराज चौहान का लहजा तीखा था। वाह, वो निरंतर मुस्कुरा रही थी। क्या यह कमजोरी है कि मैंने तुम तक पहुंचे बगैर ही अपना उद्देश्य पूरा कर लिया? वो कैसे? देवराज चौहान उसे घूरने लगा। तुमने आर्नोल्ड पर गोली नहीं चलाई। क्यों? मुझे बिल्कुल समय पर मोहिनी की आवाज सुनाई दी थी कि उसने अपना प्लान बदल दिया है, इसलिए अब मैं आर्नोल्ड पर गोली न चलाऊं? प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान की बात काटकर खुद वही बात पूरी की। क्यों? हाँ, ऐसा ही हुआ था। प्लान बदलने का कारण यह है राजदेव साहब कि मैंने तुम तक पहुंचे बगैर ही राइफल बदल दी थी और मोहिनी को भी उसका पता थोड़ी देर पहले ही चला था। ओह, देवराज चौहान के मुंह से निकला। राइफल कल रात तुम लोगों के कमरे में ही बदल दी गई थी। मुझे इसका मौका मिल गया था और मैंने मौके पर अपना काम कर दिया। मैंने सोचा था कि संभव है फतेहपुर सीकरी में मुझे तुम तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़े। मैंने पहले भी कभी यह नहीं कहा कि मैं मोहिनी को अपने से कम आंकती हूँ। उससे टक्कर लेना
कोई मजाक की बात नहीं है। इसलिए जब मुझे मुगल होटल में ही अपना लक्ष्य पूरा करने का मौका मिल गया था, तो मैं उसे कैसे छोड़ देती। देवराज चौहान उसका मुंह देखता रह गया। अब देवराज चौहान को समझ आ रहा था कि मोहिनी ने जिस काम के लिए इतनी पापड़ बेले थे, उससे इतनी आसानी से अपने हाथ कैसे खींच लिए थे। नष्ट करने के लिए अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान का हाथ पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। लेकिन देवराज चौहान ने हिचकिचाते हुए कहा, उधर एक कार खड़ी है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। रजिया उसकी चाबी मुझे दे गई है। बेकार की बातें न करो। प्रिंसेस तानिया के स्वर में कुछ सख्ती थी। वहां जाकर तुम अपनी मुसीबतों को ही बुलावा दोगे। मोहिनी अपना उल्लू सीधा करने के बाद अपने मोहरों को बड़ी बेदर्दी से पिटवा देती है। लेकिन वो कार वहां मेरे लिए नहीं। प्रिंसेस तानिया ने जल्दी से देवराज चौहान की बात काटकर कहा, वो कार वहां इसलिए नहीं छोड़ी गई कि तुम उस पर बैठकर कहीं दूर निकल जाओ, बल्कि वो कार इसलिए छोड़ी गई है ताकि अगर तुम आर्नोल्ड को गोली मारकर उस कार तक पहुंच भी जाओ तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। आज सुबह जब कमांडो लोग यहाँ पहुंचे थे, तो इस इलाके में सिर्फ एक कार को खड़ा देखकर उन्हें संदेह होना जरूरी था। मोहिनी को भी इस बात का अंदाजा था। इस वक्त कमांडोज के ऑफिसर इस ताक में हैं कि कोई आकर उस कार में बैठे और वो उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दें। यह सब कुछ सुनकर देवराज चौहान के शरीर में ठंडी लहर सी दौड़ गई। उसके बाद जब प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान को अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ खींचा, तो देवराज चौहान अनायास उसकी तरफ खींचता चला गया। प्रिंसेस तानिया की एक एक बात देवराज चौहान की समझ में आ गई थी। उसके एक एक शब्द में वजन था, हकीकत थी। देवराज चौहान के दिमाग में जैसे एक साथ कई बल्ब जल उठे थे। एक एक बात साफ चमकने लगी थी। प्रिंसेस तानिया देवराज चौहान को साथ लिए चली जा रही थी। आर्नोल्ड का जुलूस अब आगे बढ़ गया था और भीड़ ने भी उसके पीछे पीछे हल्ला बोल दिया था। प्रिंसेस तानिया देवराज चौहान को लगभग खींचती हुई एक तरफ ले आई। वहां खड़ी हुई बहुत सी कारों में एक ओडी भी थी। प्रिंसेस तानिया ने ओडी की ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोला। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने देवराज चौहान के लिए अपने बराबर की सीट वाला दरवाजा खोल दिया। देवराज चौहान के बैठने से पहले ही वह इंजन स्टार्ट कर चुकी थी। जैसे ही देवराज चौहान कार में बैठा, उसने देखा कि पुलिस के 6 आदमी दौड़ते हुए ओडी की तरफ आ रहे थे। उनके ऑफिसर के हाथ में रिवॉल्वर था और बाकी 5 ने राइफलें ले रखी थी। प्रिंसेस तानिया ने बड़ी तेजी से फर्स्ट गियर डाला। ओडी तोप से छूटे गोले की तरह कारों की लाइन में से निकली और झन्नाटे के साथ आगे बढ़ती चली गई। उस वक्त पुलिस के आदमियों ने धड़ाधड़ कई फायर किए। लगातार धमाकों ने पूरे किले को गूंजा दिया, लेकिन तब तक कार फायरिंग की रेंज से बाहर आ चुकी थी। कोई भी गोली कार को छू नहीं सकी थी। वो जरूर हमारा पीछा करेंगे, देवराज चौहान ने आशंका जताई। करने दो पीछा, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, प्रिंसेस तानिया ने शांत स्वर में कहा। उनकी पुरानी गाड़ियां नई ओडी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। वो बराबर कार की स्पीड बढ़ाई जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी तरफ क्यों लपके थे, प्रिंसेस तानिया बड़बड़ाई। उन्हें हम पर शक हुआ ही क्यों? मेरा ख्याल है कि मेरी वो हरकत देख ली गई होगी, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। कौन सी हरकत? प्रिंसेस तानिया ने कनखियों से देवराज चौहान की तरफ देखा। जब मैंने कमांडो को राइफल का बट मारकर बेहोश किया था, तो जरूर किसी इमारत की छत से किसी ने मेरी वो हरकत देख ली होगी। ओह अच्छा, प्रिंसेस तानिया ने कहा और इस तरह चुप हो गई जैसे अब उसके सामने कोई परेशानी ही ना हो। देवराज चौहान ने मुड़कर देखा और चिंतित स्वर में बोला, एक जीप हमारे पीछे लग चुकी है। मुझे मालूम है, प्रिंसेस तानिया ने कहा। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर पर ही जमी हुई थी। अचानक ओडी सड़क से उलटकर एक तरफ कच्चे में दौड़ने लगी। अगर कोई मामूली कार होती
तो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने से उलट भी सकती थी। पुलिस के आदमी भी अगर पुलिस कार में होते तो उन्हें भी परेशानी से दो चार होना पड़ता, लेकिन वो कमांडोज की मिलिट्री जीप में थे, इसलिए लगातार पीछे लगे रहे। अगर हम सड़क पर ही सीधे चलते रहे तो जरूर पकड़े जाते, प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन हम इस तरफ से कहाँ पहुंचेंगे? बस तुम देखते रहो। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस किस्म की कोई बाधा भी आ सकती है, इसलिए मैंने कुछ व्यवस्था कर रखी है। देवराज चौहान ने फिर मुड़कर पीछे देखा। सिर्फ वही एक जीप थी जो बराबर उनका पीछा कर रही थी। फतेहपुर सीकरी की प्राचीन इमारतें अब बहुत पीछे छोटी छोटी सी नजर आ रही थी। कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल हो गई। जीप बराबर उनके पीछे लगी रही, लेकिन दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी कम करने में जीप ड्राइवर सफल नहीं हो पाया था। ओडी इतनी तेज गति से उड़ी चली जा रही थी कि जीप का उस तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। अचानक देवराज चौहान को वातावरण में एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। देवराज चौहान ने देखा तो एक हेलीकॉप्टर था जो बहुत ही नीची उड़ान भरता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा था। हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ ओडी के ऊपर से निकल गया। वो काफी नीचा उड़ रहा था, यहाँ तक कि उसमें बैठे पायलट की शक्ल भी देखी जा सकती थी। देवराज चौहान ने खिड़की से सिर निकालकर देखा। हेलीकॉप्टर उस पीछे आने वाली जीप की तरफ जा रहा था और फिर अचानक हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट का शोर गूंज उठा। देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे लाइट मशीन गन से फायरिंग की गई हो। फिर देवराज चौहान ने यह भी देखा कि जीप किसी नशे में धुत शराबी की तरह लड़खड़ाने लगी थी। देवराज चौहान के देखते ही देखते जीप उलट भी गई। ये क्या हुआ? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। एक पड़ाव पार हो गया, प्रिंसेस तानिया ने बड़ी शांत आवाज में कहा। अब दूसरे मोर्चे के लिए तैयार हो जाओ। प्रिंसेस तानिया कार की स्पीड कम कर रही थी। यह हेलीकॉप्टर? देवराज चौहान उलझ कर बोला। उसमें मेरे दो आदमी बैठे हुए हैं। यह उस हेलीकॉप्टर की एक प्रशिक्षण उड़ान है, प्रिंसेस तानिया ने कहा। उसमें से एक प्रशिक्षक है और दूसरा ट्रेनी पायलट। वो दोनों ही एक प्राइवेट हवाई कंपनी से संबंध रखते हैं जो हेलीकॉप्टर को किराए पर देती है। ओह! देवराज चौहान के मुंह से निकला और वो सोचने लगा कि प्रिंसेस तानिया की पहुंच भी काफी दूर दूर तक और ऊंची है। कार रुक गई और प्रिंसेस तानिया इंजन बंद करती हुई बोली, जल्दी से उतर लो। देवराज चौहान बगैर कुछ कहे कार से उतर गया। तब तक हेलीकॉप्टर एक चक्कर लगाकर ठीक उनके सिरों पर आ पहुंचा था, आकर हवा में ठहर गया था। अब वह बहुत नीचे उड़ रहा था। प्रिंसेस तानिया कार से उतरी तो हेलीकॉप्टर से एक रस्सी और डंडों वाली सीढ़ी नीचे लटका दी गई। उस समय प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान से कुछ कहा, लेकिन देवराज चौहान उसकी बात सुन नहीं सका। हेलीकॉप्टर का पंखा कान फाड़ आवाज पैदा कर रहा था। प्रिंसेस तानिया देवराज चौहान का हाथ पकड़कर दौड़ती हुई उसे हेलीकॉप्टर से लटकी सीढ़ी के पास ले गई। फिर देवराज चौहान के कान के पास मुंह ले जाकर चीखी, मेरे पीछे आओ, लेकिन हमें हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं जाना है। तो क्या हम सीढ़ी से लटके रहेंगे? देवराज चौहान भी चीखा। हाँ, हमें सीढ़ी से ही लटके रहना है। फिर वो देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ती चली गई। उसके पीछे देवराज चौहान ने भी सीढ़ी थाम ली और ऊपर चढ़ने लगा। परंतु अभी एक ही सीढ़ी चढ़ा था कि हेलीकॉप्टर उठने लगा था। देवराज चौहान को तुरंत प्रिंसेस तानिया की बात याद आ गई कि उन्हें सीढ़ी पर ही लटके रहना है, हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं जाना। फिर हेलीकॉप्टर तेज गति से एक ओर बढ़ने लगा था। उससे लटकी सीढ़ी हवा में 75 डिग्री का कोण बना रही थी। देवराज चौहान और प्रिंसेस तानिया उस सीढ़ी से झूल रहे थे। प्रिंसेस तानिया की साड़ी का नीचे का हिस्सा देवराज चौहान के सिर को छू रहा था। आखिर हेलीकॉप्टर घनी झाड़ियों के एक झुंड को पार करके हवा में ठहर गया। देवराज चौहान ने देखा कि नीचे एक कार खड़ी हुई है। वो तुरंत समझ गया कि प्रिंसेस तानिया की योजना क्या है। देवराज चौहान सीढ़ी से जमीन पर कूद गया। देवराज चौहान के पीछे ही
प्रिंसेस तानिया भी सीढ़ी से उतर आई। उसके बाद हेलीकॉप्टर फिर ऊपर उठने लगा था। सीढ़ी को अंदर खींच लिया गया था। फिर हेलीकॉप्टर तीर की तरह एक तरफ बढ़ता चला गया था और उसकी ऊंचाई भी लगातार बढ़ती जा रही थी। प्रिंसेस तानिया कुछ कहे बगैर कार में जा बैठी और देवराज चौहान को भी उसका अनुसरण करना पड़ा। दोनों कार में बैठ गए। उस कार की ड्राइविंग सीट पर प्रिंसेस तानिया ही बैठी थी। उसने तुरंत ही इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी थी। पिछली सीट पर चले जाओ, प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान से कहा। एक सूट रखा हुआ है, वो पहन लो। तुम्हारे कपड़े काफी खराब हो चुके हैं। और अपने इन कपड़ों का क्या करूं? ये कपड़े उतारकर कार की खिड़की से बाहर फेंक दो। देवराज चौहान कुछ स्पष्टीकरण चाहता था, लेकिन प्रिंसेस तानिया जल्दी से बोली, जल्दी करो, हम अब भी किसी मुसीबत से दो चार हो सकते हैं। देवराज चौहान अगली सीट की बैग फांदकर तुरंत पिछली सीट पर पहुंच गया। कपड़े बदलने में देवराज चौहान को 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। सूट देवराज चौहान को इतना फिट आया था जैसे वो देवराज चौहान के लिए ही सिलवाया गया हो। देवराज चौहान ने अपने मैले कपड़े कार की खिड़की से बाहर फेंक दिए। इसके बाद वो फिर अगली सीट पर पहुंच गया। मेरा ख्याल है कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, प्रिंसेस तानिया ने कहा। देवराज चौहान प्रिंसेस तानिया की बात पर टिप्पणी करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए वो खामोशी रहा। देवराज चौहान को कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। प्रिंसेस तानिया ने एक जगह कार रोककर कहा, अब तुम ड्राइविंग संभालो, मुझे भी कपड़े बदलने हैं। वो कार से उतर गई। देवराज चौहान ड्राइविंग सीट पर सरक गया और प्रिंसेस तानिया पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बोली, बस सीधे चलते जाओ। देवराज चौहान ने कार चला दी। प्रिंसेस तानिया पहले आसमानी कलर की साड़ी में थी, लेकिन कुछ देर बाद जब वो देवराज चौहान के बराबर आकर बैठी तो देवराज चौहान ने देखा कि वो ऑरेंज कलर की बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत साड़ी बांधे हुई थी। अब ड्राइविंग मुझे ही करनी है, वो बोली तो देवराज चौहान ने कार रोक दी। उन्होंने अपनी सीटें बदल ली और कार फिर चल पड़ी। प्रिंसेस तानिया कार को एक लंबा चक्कर देकर फिर गाड़ी सड़क पर ले आई जो आगरा की तरफ जाती थी। अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रिंसेस तानिया ने कहा। उस जीप में वायरलेस सेट जरूर होगा, देवराज चौहान बोला, और सवारों के मोबाइल फोन भी उनके पास। हाँ, ये सब तो होगा ही। तो फिर उनसे संपर्क न हो पाने की स्थिति में पुलिस और कमांडो यूनिट के लोग उस जगह पहुंच जाएंगे। यह तो स्वाभाविक बात है। और फिर तो हमारी ओडी भी उनकी नजर में आ जाना स्वाभाविक है। देवराज चौहान ने संभावना प्रकट की। तुम कहना क्या चाहते हो? वो ओडी की नंबर प्लेट से उसके मालिक का नाम पता मालूम कर लेंगे। जवाब में पहले तो हल्का सा कहका लगाया प्रिंसेस तानिया ने, फिर बोली, और आज सुबह ही ओडी का मालिक थाने में अपनी कार चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवा चुका होगा। ओह, मैंने बहुत सोच समझकर यह प्लानिंग की थी माय डियर राजदेव जी, वो बोली। प्लान का हर पॉइंट मेरे ध्यान में था। यह भी तो संभव था कि मैं उस इमारत की सीढ़ियों से न उतरकर पिछली दीवार पर से नीचे कूद पड़ता। हाँ, प्रिंसेस तानिया बोली, मैंने इस संभावना को भी ध्यान में रखा था। मेरे आदमी उस इमारत की पिछली तरफ भी उपस्थित थे, लेकिन मेरी समझ में ज्यादा संभावना इसी बात की थी कि तुम सीढ़ियों से ही नीचे उतरोगे, क्योंकि इतनी ऊंचाई से कूदने का रिस्क लेने की बजाय यह आसान और कम खतरनाक था। तभी देवराज चौहान चौंक पड़ा। आगे पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। पुलिस वाला कार को रोकने का इशारा कर रहा था। बिल्कुल निश्चिंत और शांत रहना, प्रिंसेस तानिया ने इतनी धीमी आवाज में कहा था जैसे उसे भय हो कि उसकी आवाज पुलिस वाले न सुन ले। देवराज चौहान संभल कर बैठ गया। उसे कोशिश करनी पड़ी कि वो बेफिक्र नजर आए। कार पुलिस वालों के पास पहुंच चुकी थी। आपके पेपर्स मैडम, वो शालीनता से बोला। क्या मुझसे कोई ड्राइविंग मिस्टेक हो गई है ऑफिसर? प्रिंसेस तानिया का स्वर रूखा था। जी नहीं मैडम, पुलिस ऑफिसर जल्दी से बोला। यह एक जनरल चेकिंग है, क्योंकि अभी हॉलीवुड के सुपरस्टार और मेयर आर्नोल्ड अन्य कई बड़े लोगों के साथ इसी रास्ते से फतेहपुर सीकरी गए थे
और वो लोग वापस भी इधर से ही आएंगे, इसलिए हमें इधर से निकलने वाली हर गाड़ी को चेक करने के ऑर्डर हैं। प्रिंसेस तानिया ने बुरा सा मुंह बनाकर डैशबोर्ड का खाना खोलकर एक लंबा सा पर्स पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। देवराज चौहान ने महसूस किया कि पुलिस ऑफिसर को कार के कागजातों से ज्यादा कार की पिछली सीट की ज्यादा चिंता थी। ऑफिसर 2-3 बार कार के अंदर झांककर देख चुका था कि पिछली सीट पर कुछ भी नहीं है। थैंक यू मैडम। ऑफिसर पेपर्स पर उचटती सी नजर डालकर पर्स प्रिंसेस तानिया को वापस करता हुआ बोला, हम इस बाधा के लिए माफी चाहते हैं। प्रिंसेस तानिया ने पर्स रखकर गियर डाला और कार आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे निकलकर प्रिंसेस तानिया ने हल्का सा ठहाका लगाया और बोली, उन्हें हमारी ही तलाश है, लेकिन हमें रोकने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं था। उन्हें हमारे कपड़ों का रंग वगैरह बताया गया होगा, लेकिन वैसे कपड़े अब पुलिस को उस वीरान जगह पर ही मिल सकते हैं जहां हमने फेंके थे। अब हम बड़े आराम से शहर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब भी पुलिस हमें रोक सकती है कहीं भी। क्यों? अब भी क्यों? हमें पकड़ने में असफल रहने के बाद वो हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकते। उस रास्ते से निकलने वाली हर गाड़ी को न सिर्फ चेक किया जाएगा, बल्कि उनके नंबरों की एक लिस्ट भी बनाई जाएगी। बाद में वो उन गाड़ियों के मालिकों को भी चेक करेंगे, खासकर वो गाड़ियां ज्यादा संदिग्ध हो जाएंगी जिनमें सिर्फ एक औरत और एक मर्द को देखा गया था। उन्हें एक जोड़े की ही तो तलाश है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। फिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम खतरे की सीमा से बाहर निकल आए हैं। मैं तो बाहर ही समझती हूँ। तुम ऐसा क्यों समझती हो? अगर पुलिस दोबारा हम तक पहुंची तो इस बार वो संतुष्ट हो जाएंगे। आखिर इस वक्त तुम भारत की एक जानी मानी हस्ती के रूप में हो। अरे हाँ, देवराज मुस्कुराया। विमल ठाकुर को तो मैं भूल ही गया था। बिल्कुल। और फिर मैं भी तो एक सेलिब्रिटी हूँ, कोई मामूली चीज नहीं। क्यों नहीं? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मुझे तो आजकल अपने अलावा बाकी सारे ही लोग सेलिब्रिटीज नजर आ रहे हैं और स्थिति अभी भी निरापद नहीं है। फतेहपुर सीकरी से फरार होने के बाद क्या तुमने अब तक मोहिनी की आवाज सुनी है? प्रिंसेस तानिया ने पूछा। नहीं। क्यों? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? देवराज चौहान ने धीरे से कहा। लेकिन मैं कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब भी वो छोटा सा जैमर है जो आसपास के सारे ट्रांसमीटरों और मोबाइल फोनों को जाम कर देता है। लेकिन वो ट्रांसमीटर या जो भी है वो है कहाँ? किस जगह? किस तरह? देवराज चौहान ने ठंडी आह भरकर कहा। यह समझना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। प्रिंसेस तानिया ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अब तुम कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो यकीन करो मैं इसका पता भी जरूर लगा कर रहूंगी। कार आगरा के निकट पहुंचती जा रही थी। देवराज चौहान अब अपनी पलकों पर नींद का भारी बोझ महसूस करने लगा था। वो रात देवराज चौहान ने नंगे फर्श पर इस तरह व्यतीत की थी कि अब उसके शरीर का जोर जोर दुख रहा था। देवराज चौहान ने अनुभव किया कि मोहिनी देवी का आतंक उसके दिमाग से काफी कम हो चुका था। इस मिशन में प्रिंसेस तानिया ने जैसे मोहिनी को इस मोर्चे पर पछाड़ दिया है। इससे देवराज चौहान को बहुत राहत मिली थी और प्रिंसेस तानिया का सामीप्य भी उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। देवराज चौहान बैठे बैठे ऊँग रहा था। फिर वो चौंका उस वक्त था जब कार एक हल्के से झटके के साथ रुक गई थी। वो प्राचीन ढंग की एक इमारत थी। देवराज चौहान प्रिंसेस तानिया के साथ उस इमारत में पहुंचा। अंदर पहुंचते ही प्रिंसेस तानिया बोली, शायद तुम्हें जोरों की नींद आ रही है। हाँ, हाँ, देवराज चौहान की आवाज भर्राई हुई थी। तो फिर तुम आराम करो। जब जागोगे तो हम कुछ बातें करेंगे। आओ, मैं तुम्हें एक कमरे तक पहुंचा दूं। प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान को जिस कमरे तक पहुंचाया वो सादगी से सजा बेडरूम था। प्रिंसेस देवराज चौहान को वहां छोड़कर चली गई थी। देवराज चौहान जूते उतारकर बेड पर ढेर हो गया। जब देवराज चौहान की नींद टूटी थी तो रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। कमरे की खुली हुई खिड़की से चांद की हल्की हल्की चांदनी कमरे में आ रही थी। देवराज चौहान जागने के बाद भी
कई मिनट तक बिस्तर पर लेटा रहा। पिछली रात से लेकर अब तक जो घटनाएं घटी थी वो कई बार देवराज चौहान के दिमाग में चल चुकी थी। और फिर देवराज चौहान अचानक ही चौंक कर उठ बैठा। मोहिनी की आवाज अब तक देवराज चौहान को सुनाई नहीं दी थी। हालांकि प्रिंसेस तानिया को देवराज चौहान से अलग हुए भी काफी समय बीत चुका था। यह बात देवराज चौहान के लिए बहुत हैरानी की थी। यह सब कुछ सोचते हुए देवराज चौहान को ख्याल आया कि कमरे की लाइट तो जला लेनी चाहिए। स्विच बोर्ड ढूंढने के लिए देवराज चौहान को लाइटर जलाना पड़ा। लाइटर जलाकर ही देवराज चौहान बिस्तर से उतरा। स्विच बोर्ड दरवाजे के दाईं तरफ था। लाइट ऑन करके देवराज चौहान दोबारा बेड पर आ बैठा। लाइटर जेब में ही रखा था कि देवराज चौहान को भूख का एहसास होने लगा, लेकिन पहले बाथरूम जाना जरूरी था। देवराज चौहान की नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी तो वह उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंह हाथ धोकर देवराज चौहान ने कुछ चुस्ती ताजगी महसूस की, लेकिन अब उसे भूख कुछ बढ़ गई लग रही थी। देवराज चौहान बाथरूम से कमरे में आया तो देखकर ठिठक गया कि प्रिंसेस तानिया एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। देवराज चौहान को ठिठकता देखकर प्रिंसेस तानिया मुस्कुराई और बोली, मैं कमरे में रोशनी देखकर आई हूँ। अगर कमरे में अंधेरा होता तो मैं तुम्हें सोने ही देती, जगाने ना आती। और मैं भी तो सोता ही रहता। देवराज चौहान मुस्कुराया, लेकिन भूख की वजह से मेरी आंख खुल गई है। मुझे मालूम था कि तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं नौकर से खाने के लिए कहकर यहाँ आई हूँ। धन्यवाद। अब तुम कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहा हूँ? देवराज चौहान बड़बड़ाया। मुझे लग रहा है जैसे मेरी यह जिंदगी एक सपना है और किसी दिन मेरा यह सपना अचानक टूट जाएगा। शायद उस दिन जब तुम्हें अपने अतीत के बारे में पता चल जाएगा। हाँ, शायद, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। उसी समय देवराज चौहान ने घड़ी पर नजर डाली। 10 बज रहे थे। तुम बहुत उलझे हुए नजर आ रहे हो, प्रिंसेस तानिया ने गौर से देवराज चौहान की तरफ देखते हुए कहा। खाने के बाद हम कमरे से निकलकर कुछ देर टहलेंगे। ताजा हवा तुम्हारे लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या फायदेमंद साबित हो सकता है, देवराज चौहान ने गंभीरता से कहा। उसी समय दरवाजा हल्के हल्के खटखटाया गया। आ जाओ, प्रिंसेस तानिया ने ऊंची आवाज में कहा। फिर देवराज चौहान से बोली, मेरा ख्याल है कि नौकर खाने के लिए कहने आया होगा। आओ डाइनिंग रूम में चलते हैं। दरवाजा खोलकर नौकर अंदर आया। देवराज चौहान और प्रिंसेस खड़े हो चुके थे। प्रिंसेस ने पूछा, खाना लग गया ना? जी, खाना तो लग गया, लेकिन लेकिन क्या? एक पुलिस ऑफिसर आपसे मिलना चाहता है। इस सूचना से देवराज चौहान को धक्का सा लगा। ओह, प्रिंसेस तानिया के मुंह से निकला। फिर उसने नौकर से कहा, पुलिस ऑफिसर को ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। नौकर के आते ही प्रिंसेस तानिया देवराज चौहान की तरफ मुड़ी और जल्दी जल्दी कहने लगी, अभी तो मैं ही उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन वो शायद तुमसे भी मिलना चाहे, इसलिए मैं तुम्हें समझा देना चाहती हूँ कि तुम्हें उससे किस तरह बातचीत करनी है। देवराज चौहान एकाग्र होकर बैठ गया। वो देवराज चौहान को समझाने लगी। प्रिंसेस तानिया ने जो कुछ समझाया उस पर तो देवराज चौहान को अमल करना ही था। साथ ही देवराज चौहान की जिज्ञासा भी जाग उठी थी। देवराज चौहान यह जानना चाहता था कि उस पुलिस ऑफिसर से प्रिंसेस तानिया की क्या बातें होंगी। यह जानने के लिए देवराज चौहान इतना व्याकुल हो गया कि प्रिंसेस तानिया के पीछे पीछे ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा बंद जरूर था, लेकिन देवराज चौहान की अपेक्षा अनुसार दरवाजे से कान लगाकर अंदर होने वाली बातचीत सुनी जा सकती थी। जब देवराज चौहान ने दरवाजे से कान लगाया तो उसकी पुष्टि भी हो गई। वो एक पुरुष स्वर था जो देवराज चौहान ने सुना। वो कह रहा था, मुझे खेद है प्रिंसेस कि आप खाना खाने जा रही थी कि मैंने विघ्न डाल दिया। वैसे आप चाहें तो मैं कुछ देर इंतजार कर सकता हूँ। आप आराम से खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं ऑफिसर, आप कहिए, खाना कुछ देर बाद भी खाया जा सकता है। फिर वो धीरे से हंसी। यह कोई यूरोप तो है नहीं कि घंटी बजी और सब डिनर टेबल पर हाजिर।
ठीक कह रही हैं आप। हम पुलिस वालों को तो कई बार याद भी नहीं रहता कि हमने कब खाना खाया और कब नहीं खाया। हाँ, तो आप किस काम से पधारे हैं? जी, जरा कुछ जानकारी लेनी थी। मुझे एक महत्वपूर्ण मामले की जांच का काम सौंपा गया है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आशा है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। आपके इस बात के जवाब में कहा जा सकता है कि कानून की कदर करना हर अच्छे शहरी का कर्तव्य है। देवराज चौहान यह सोचे बगैर नहीं रह सका कि यह औरत बड़े मजबूत दिमाग वाली है। उसके चेहरे की शांति और संतोष में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। ऐसा लगता था जैसे वो अपने आप को सिर्फ एक प्रतिष्ठित हस्ती ही समझ रही हो, जिसकी किसी भी असामान्य बात से कोई संबंध न हो। असल में पुलिस ऑफिसर कहते कहते रुक गया। शायद मैं अपनी बात कहने के लिए उचित शब्द सोच रहा था। फिर वो बोल उठा, यह तो आपको मालूम ही होगा कि आज हमारे सरकारी मेहमान आर्नोल्ड श्वेंगर फतेहपुर सीकरी देखने गए थे। वहां आज एक अनोखी घटना सामने आ गई। सोचा जा रहा था कि कोई अज्ञात व्यक्ति आर्नोल्ड साहब की हत्या करना चाहता था, परंतु किसी कारणवश उसे इसका मौका नहीं मिल सका और वो व्यक्ति वहां से भाग निकला। जब वो भाग रहा था तो एक महिला भी उसके साथ थी और वो दोनों एक कार में बैठकर आगरा की तरफ ही भागे थे। प्रिंसेस तानिया चुपचाप सुनती रही थी, जैसे यह उसके लिए एक अनोखी कहानी हो। पुलिस ऑफिसर कहता रहा, एक जीप में उनका पीछा भी किया गया था, लेकिन बाद में वो जीप एक सुनसान इलाके में इस पोजीशन में मिली कि उसमें सवार सारे लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन पर स्टेन गन से फायरिंग भी की गई थी। उसके बाद से उस फरार जोड़े का कोई सुराग हमारे हाथ नहीं लग सका। कमाल है, प्रिंसेस तानिया ने आश्चर्य प्रकट किया। क्या आप लोगों ने उस इलाके की नाकाबंदी नहीं की थी? की तो थी, परंतु उन रास्तों की जहां से गुजरा जा सकता है, उन्हें किसी भी रास्ते से गुजरते नहीं देखा गया। वाकई अजीब बात है। आवाज प्रिंसेस तानिया की थी। जी हाँ, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। किंतु किंतु क्या? असल में यही एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुलिस ऑफिसर ने लंबी सांस लेकर कहा, हमने यह प्रबंध किया था कि आज सुबह से जो गाड़ियां फतेहपुर सीकरी की तरफ जाएं, उनके नंबर नोट किए जाएं और बाद में चेक किया जाए कि वो कारें उधर से वापस लौटी हैं या नहीं। जी, प्रिंसेस तानिया फिर हंसी। मैं समझ गई हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। फिर भी आप अपने तरीके से कहते रहिए। पुलिस ऑफिसर कुछ क्षण चुप रहा, फिर कहने लगा, क्या आप भी आज सुबह फतेहपुर सीकरी गई थी? जी हाँ, गई थी। इसलिए हमारे पास उस कार का नंबर भी नोट था जिसमें आप फतेहपुर सीकरी गई थी, लेकिन वो कार वहां से वापस नहीं लौटी थी, क्योंकि वापस आने वाली कारों में उस कार का नंबर नोट नहीं है। परंतु जिस कार में आप लौटी थी उसका नंबर हमारे पास नोट है और फतेहपुर जाने वाली कारों में यह नंबर नहीं था। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से हमें यह भी पता चल गया था कि उस गाड़ी की मालकिन आप हैं, इसलिए आप तक पहुंचने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। तो फिर अब? प्रिंसेस तानिया ने कहा, आप असल बात कीजिए। जी, पुलिस ऑफिसर बोला, वैसे यह एक संयोग ही है कि जब आप आगरा की तरफ लौटी थी और आपको तथा आपकी कार को चेक किया गया था, जो चेकिंग करने वालों में से एक व्यक्ति आपको पहचानता था। उसी से हमें यह पता चला कि उस वक्त आप अकेली नहीं थी, आपके साथ कोई पुरुष भी था। आपकी सारी बातें सच हैं ऑफिसर, प्रिंसेस तानिया ने कहा। मैं जिस कार में गई थी वो कार मेरी नहीं थी। हाँ, जब मैं लौटी थी तो अपनी कार में थी। उसका कारण यह है कि मेरे एक दोस्त कल सुबह फतेहपुर सीकरी से भी आगे गए थे, जहां उनका कोई जानकार रहता है। कल ठीक जाने के समय यह पता चला था कि अचानक उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, इसलिए मैंने उन्हें अपनी कार दे दी थी। प्रिंसेस तानिया बड़े विश्वास के साथ कही जा रही थी और पुलिस ऑफिसर चुपचाप सुन रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। प्रिंसेस तानिया आगे बोली, वो मेरी कार में ही अपनी जानकार से मिलने गए थे। हम दोनों में यह तय हुआ था कि आज सुबह आर्नोल्ड को देखने में इधर से
और वो उधर से फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे। वहां हम मिलेंगे और फिर इकट्ठे आगरा आ जाएंगे। उधर मेरे दोस्त के जानकार की भी इच्छा थी कि वो अर्नोल्ड को लाइव देखने के लिए फतेहपुर सीकरी जाए, लेकिन वो सवारी की समस्या से परेशान थे क्योंकि उनकी कार मामूली सी मरम्मत के लिए गैरेज में थी। इसलिए मेरे दोस्त उन्हें मेरी कार में अपने साथ फतेहपुर सीकरी ले आए। मेरी कार को वहां हम एक दूसरे से मिले, लेकिन जब वापसी का सवाल उठा तो यह सोचा गया था कि मेरे दोस्त तो मेरी कार में आगरा आ जाएं और मेरे दोस्त के जानकार चले जाएं, जिससे मैं फतेहपुर सीकरी पहुंची थी। वो कार मेरे दोस्त ने अपने दोस्त को दे दी थी और खुद मेरी कार में मेरे साथ आगरा आ गए थे। प्रिंसेस तानिया 2 क्षण ठहर कर बोली, उम्मीद है कि मेरे इस बयान से आपको संतुष्ट कर दिया होगा। बेशक, आपका यह बयान हमारी बहुत सी उलझनें दूर करने के लिए पर्याप्त है, परंतु आप बुरा ना माने तो मैं 2 सवाल और पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। आपके वो दोस्त कौन साहब हैं? मशहूर उद्योगपति स्टील किंग विमल ठाकुर। ओह, अब वो कहाँ हैं? यहीं पर, मेरे मेहमान हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो थकान से चूर होकर ऐसा सोए थे कि अब तक जागे नहीं हैं। अगर आप जरूरी समझते हैं तो मैं जाकर उन्हें जगा दूं? नहीं, उनसे तुरंत मिलना भी इतना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें कल सुबह किसी समय मिल लूंगा। पुलिस ऑफिसर का यह जवाब सुनकर देवराज चौहान ने सुख की सांस ली। प्रिंसेस तानिया की आत्मविश्वास से भरपूर बातचीत सुनने के पश्चात भी अभी देवराज चौहान पुलिस का सामना नहीं करना चाहता था। यह रात बीतते बीतते वो अपने आप को संभाल सकता था। जैसा आप उचित समझे, प्रिंसेस तानिया ने कहा। कल आप किसी भी समय विमल साहब से मिल सकते हैं। अभी दूसरा सवाल बाकी है प्रिंसेस, वो भी पूछ लीजिए। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जैसे कोई किसी बात से उकता कर भी मुस्कुराने की कोशिश करे। विमल ठाकुर साहब अपने जिस दोस्त से मिलने फतेहपुर सीकरी से भी आगे गए थे, आप उन दोस्त का नाम और पता बता सकती हैं? बिल्कुल, आप नोट कर लीजिए। धन्यवाद। प्रिंसेस तानिया ने पुलिस ऑफिसर को एक नाम और एक पता नोट करवा दिया। वो बोला, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। मैं आपका आभारी हूँ। ओह, क्षमा कीजिएगा साहब, प्रिंसेस तानिया ने औपचारिक ढंग से कहा। क्या मैं आपके लिए कोई चाय कॉफी मंगवाऊं? मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी। और इस तरह वो बातचीत खत्म हो गई थी। धन्यवाद प्रिंसेस, फिर कभी सही। प्रिंसेस तानिया उसे छोड़कर अंदर वाले दरवाजे से निकली तो देवराज चौहान को देखकर मुस्कुराई। फिर बोली, मुझे उम्मीद थी कि तुम यहीं खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे होंगे। तुमने बड़ी शांति और आत्मविश्वास के साथ उससे बातें की। शांति और आत्मविश्वास सफलता की बहुत बड़ी गारंटी होते हैं। लेकिन पुलिस तुम्हारे इस बयान की पुष्टि जरूर करेगी, देवराज चौहान ने कहा। और पुष्टि हो भी जाएगी, फिर वो संतुष्ट हो जाएंगे। प्रिंसेस तानिया डाइनिंग रूम की तरफ चलती हुई बोली, तो तुमने सारी प्लानिंग पहले ही कर रखी थी? प्लानिंग पहले ही की जाती है। वो आदमी जिसका नाम पता तुमने लिखवाया है, वो भी यही बयान देगा कि वो विमल ठाकुर के साथ फतेहपुर सीकरी गया था और वापसी में कारें बदल गई थी। बिल्कुल, प्रिंसेस तानिया ने कहा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए थे। मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलती। मैंने सोच लिया था कि हर कीमत पर तुमको जिंदा और सुरक्षित निकाल लाऊंगी। तुमको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि मैं हर मोर्चे पर मोहिनी की पराजय ही देखना चाहती हूँ। लेकिन वो हर बार पराजित नहीं होती। मैंने कब कहा कि वो हर बार मुझसे हारती है? कब कहा कि वो मुझसे कमजोर है? यह गलत फहमी तो सिर्फ उसके दिमाग में है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रिंसेस तानिया हंसी थी। आज वो सुबह से ही अपने बाल नोच रही होगी। बातें करते करते वो डाइनिंग रूम में पहुंच गए थे। प्रिंसेस तानिया कह रही थी, मैं अब उसे एक और भरपूर मात देना चाहती हूँ। इसकी प्लानिंग करते हुए भी मुझे काफी समय लग गया है। प्रिंसेस तानिया ने उस वक्त कहा था जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। वो किस तरह? देवराज चौहान ने पूछा।
वो चाहती है कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में पता न चले। हाँ, और मैं चाहूंगी कि तुम्हें अपने अतीत के बारे में पता चल जाए। देवराज चौहान का हाथ डिश की तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। वो प्रिंसेस तानिया को घूरता हुआ बोला, क्या तुम यह कर सकती हो? मैं असंभव के बारे में कभी नहीं सोचती, परंतु खाना तो खाते रहो। उसने देवराज चौहान की बात काट दी। देवराज चौहान ने डिश उठाई और अपनी प्लेट में सब्जी डालने लगा। तुम अपने बारे में हर बात जान लोगे, प्रिंसेस तानिया ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि कोई चूं चर्रा किए बगैर मेरे आदेशों का पालन करते रहोगे। मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? मुझे मेरा अतीत पता चल जाए, यही तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। देवराज चौहान ने दृढ़ता से कहा। तो सबसे पहले तुम मोहिनी से डरना छोड़ दो, और अगर उसने मुझे दोबारा परेशान किया तो? देवराज चौहान ने सशंक स्वर में पूछा। हाँ, यह हो सकता है कि वो किसी मौके पर तुम्हें दोबारा कब्जे में कर ले, लेकिन इस बात पर विश्वास रखो कि मैं फिर तुम्हें उसके कब्जे से छुड़ा लूंगी। अभी तुम वक्त की धारा पर बहते रहो। अभी तुम्हें यही महसूस होगा कि तुम दो शक्तियों के बीच फुटबॉल बने हुए हो, परंतु एक समय आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम खुद एक बड़ी हस्ती हो। मैं? और बड़ी हस्ती? देवराज चौहान को हंसी आ गई। अभी तुम्हें इसका यकीन नहीं आएगा, प्रिंसेस तानिया ने सिर हिलाकर कहा। मैं तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। उचित रहेगा कि हनुमान जी की तरह तुम्हें भी उचित समय पर ही अपनी शक्ति के बारे में याद आए और तुम सागर पार करके दुश्मनों की लंका जला दो। देवराज चौहान असमंजस भरी नजरों से प्रिंसेस तानिया की तरफ देखने लगा। प्रिंसेस तानिया यह सब कुछ गंभीरता से कह रही थी। देवराज चौहान फिर चुपचाप खाना खाने लगा। प्रिंसेस तानिया की बातों ने देवराज चौहान को फिर उलझा दिया था। प्रिंसेस तानिया भी खाना समाप्त होने तक खामोश ही रही थी। उसके बाद दोनों ड्राइंग रूम में आ बैठे थे। तुम चाय पियोगे या कॉफी? प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान से पूछा। चाय, प्रिंसेस तानिया ने नौकर से चाय लाने को कह दिया। देवराज चौहान बोला, क्या इस समय मोहिनी इस बात से अनजान होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं? वो जरूर जानती होगी, और वो यह भी जानती होगी कि हम कहाँ हैं। निसंदेह। तो क्या हम खतरे में नहीं है प्रिंसेस? खतरे से तो हमें हर पल खेलना होगा, प्रिंसेस तानिया ने गंभीर स्वर में कहा। परंतु वर्तमान में हम इस जगह सुरक्षित हैं। इस मकान के आसपास मेरी बहुत फोर्स लगी हुई है। बाहर की चार दीवारी फांदने में भी बड़ी मुश्किल है। फिर कंपाउंड और लॉन में बेहद खतरनाक कुत्ते भी घूम रहे हैं, जो किसी भी घुसपैठिए को चीर फाड़ करने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। फिर भी यदि कोई खतरा सिर पर आ ही पहुंचा तो मुझे उसका पता 2-3 मिनट पहले लग जाएगा। और फिर उसके बाद? प्रिंसेस तानिया उसके बाद इस तरह खामोश हो गई जैसे उसके बाद की सिचुएशन के लिए उसने कोई अभेद सुरक्षा घेरा बना रखा हो। देवराज चौहान ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अगर प्रिंसेस तानिया इस बारे में कुछ बताना चाहती तो खुद ही बता देती। हाँ तो फिर? देवराज चौहान ने थोड़ी देर पहले बंद हुई बात को फिर से शुरू करते हुए पूछा। मुझे अपने अतीत के बारे में जानने के लिए किन आदेशों का पालन करना होगा? उससे पहले तो तुम्हें एक व्यक्ति को किडनैप करना होगा। किसको? देवराज चौहान ने चौंक कर पूछा। डॉक्टर कामराज को। यह कौन है? प्रिंसेस तानिया गंभीर थी। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। यह कहाँ मिलेगा? पागल खाने में। क्या? देवराज चौहान ने आश्चर्य से कहा। तुमने कभी आगरा का पागल खाना देखा है? नहीं। अभी थोड़े समय पहले उस पागल खाने के पास एक नई इमारत बनाई गई है। वहां सिर्फ हाई लेवल पागल ही रखे जाते हैं। एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि वो पागल खाना नहीं, बल्कि मेंटल हॉस्पिटल है। वहां मानसिक रोगों में उत्कृष्ट डॉक्टर हैं, और उसी हिसाब से उनकी फीसें भी बहुत ऊंची हैं। वहां उन्हीं पागलों को रखा जाता है जो खतरनाक हद तक पागल न हो। उन मरीजों के साथ वैसा व्यवहार भी नहीं किया जाता जो आम तौर पर पागल खानों में पागलों के साथ किया जाता है। बस यह समझ लो कि वो 5 स्टार पागल खाना है। वहाँ हर मरीज के साथ
एक पढ़ा लिखा आदमी भी रखा जाता है, जिसे वो लोग सहायक यानी असिस्टेंट कहते हैं। डॉक्टर कामराज भी उसी अस्पताल में है। वहां सिक्योरिटी प्रबंध भी तगड़े होंगे। बिल्कुल। तो फिर मैं उसे कैसे वहां से किडनैप कर सकता हूँ? तुम्हें उस आदमी की जगह लेनी होगी जो डॉक्टर कामराज का सहायक है। यह कैसे हो सकता है? यह तुम मुझ पर छोड़ दो कि यह कैसे हो सकता है। तुम सिर्फ यह बताओ कि क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आखिर डॉक्टर कामराज के अपहरण से मेरे अतीत का क्या संबंध है? देवराज चौहान ने उत्सुक स्वर में पूछा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि डॉक्टर कामराज ही तुम्हारे अतीत की कुंजी है। यदि तुम उसका अपहरण करने में सफल रहे तो यह हमारी तुम्हारी बड़ी जीत तो होगी ही, क्योंकि तुम अपने अतीत को जानने के लिए बहुत पास पहुंच जाओगे, बल्कि यह मोहिनी की बहुत बड़ी हार भी होगी। तुम बड़ी उलझी हुई बातें कर रही हो। समय आने पर सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। क्या डॉक्टर कामराज को किडनैप करना आसान होगा? देवराज चौहान को यही सवाल रह रहकर तंग कर रहा था। नहीं, प्रिंसेस तानिया ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहती। इस अभियान में तुम्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम हर खतरे पर कंट्रोल कर लेंगे। देवराज चौहान कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोला। मैं फिर पूछूंगा कि आखिर मैं डॉक्टर कामराज के सहायक की जगह कैसे ले सकूंगा? प्रिंसेस तानिया ने लंबी सांस ली। तुम बहुत जिद्दी भी हो। चलो, अभी मैं तुम्हें इतना ही बता देती हूँ कि तुम्हारा कद काठ बिल्कुल उस सहायक जैसा है, और थोड़े से बदलाव के साथ तुम्हारा चेहरा भी काफी हद तक उसके चेहरे से मिल सकता है। क्या बात है! देवराज चौहान खुश होकर बोला। कहीं लाख दो लाख आदमियों से मेरी शक्ल तो नहीं मिलती। पहले वो विमल ठाकुर, अब यह। पूरी बात तो सुन लो, मस्खरी नहीं। प्रिंसेस तानिया ने झुंझलाकर कहा। उस सहायक से तुम्हारी शक्ल मिलती नहीं, हम मिलाएंगे। कैसे? हाइड्रोजन से तुम्हारे बाल भूरे कर दिए जाएंगे। बाएं गाल पर एक मस्सा लगाया जाएगा। कटिंग से तुम्हारी भौहें कुछ हल्की और पतली कर दी जाएंगी। हे भगवान! देवराज चौहान बड़बड़ाया। क्या मैं सचमुच किसी रहस्य रोमांचकारी कहानी का पात्र हूँ? क्या मतलब? कभी मेरा रोल विमल ठाकुर का होता है और कभी। देवराज चौहान ने ठंडी सांस लेकर बात अधूरी छोड़ दी। फिर कुछ क्षण बाद बोला। मुझे यही तो बताया गया था कि मैं मोहिनी की कहानी का पात्र हूँ। इसके अलावा मेरी कोई हस्ती नहीं है। कोरी बकवास। प्रिंसेस तानिया ने बुरा सा मुंह बनाया। उसी समय नौकर चाय लेकर आ गया और थोड़ी देर के लिए उनकी बातचीत रुक गई। नौकर के जाने के बाद प्रिंसेस तानिया चाय बनाने के लिए ट्रे पर झुक गई। देवराज चौहान ने उससे पूछा, डॉक्टर कामराज के उस सहायक का नाम क्या है? सुधीर त्यागी। मुझे उसकी जगह कब लेनी होगी? परसों। कल तो तुम्हें विमल ठाकुर बनकर पुलिस को बयान देना है ना? परंतु मैं बयान क्या दूंगा? तुम पुलिस को दिया गया मेरा बयान सुन ही चुके हो। तुम्हें वही कुछ कहना है जिससे मेरे बयान की पुष्टि हो। पुलिस कोई ऐसा सवाल भी तो पूछ सकती है जो प्रकट में इस मामले में कोई संबंध न रखता हो और गुप्त रूप से महत्वपूर्ण हो। मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा विश्वास है कि तुम उसका जवाब भी संतोषजनक दे दोगे, प्रिंसेस तानिया ने कहा। देवराज चौहान ने सिर्फ चुपचाप गर्दन हिला दी। प्रिंसेस तानिया ने चाय की प्याली देवराज चौहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जब तुम अपने बेडरूम की तरफ जाओ तो वार्डरोब को देख लेना। क्यों? उसमें तुम्हें जरूरत की सारी ड्रेसेस मिल जाएंगी। मैंने उसका प्रबंध पहले से ही कर लिया था। क्या वो कपड़े मेरे नाप के अनुसार होंगे? बिल्कुल, टेलर मेड। तुम्हें मेरे शरीर का सही नाप कैसे मालूम हो गया? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा। सरकारी तौर पर। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराई। क्या मतलब? देवराज चौहान की हैरानी और बढ़ गई। समय आने पर तुम्हें इसका मतलब भी मालूम हो जाएगा, प्रिंसेस तानिया बोली। अभी तो तुम चाय पियो। चाय पीते समय भी देवराज चौहान सोचों में खोया रहा। वो समय की धारा पर ही बह रहा था। अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं सूझा था उसे कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके, और अब प्रिंसेस तानिया यह कहकर उसे और भी परेशान कर दिया था कि वो खुद
एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन देवराज चौहान को अभी इसके कोई लक्षण नहीं नजर आए थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।